ये एक तो बहुत बड़ा डिटरेंस होगा जो क्राइम करने वालों के लिए, जो चाहे वाइट कॉलर क्राइम करने वाले हों, आईएएस पीसीएस और जज और ये सब जो हैं डॉक्टर इंजीनियर, और चाहे वो और क्रिमिनल केस वाले हों जो माफिया टाइप के, उनके लिए बहुत बड़ा डिटरेंस होगा कि जब लोग देखेंगे कि ये सब ये सीवर की साले को सफाई में लगाया गया है इसको। और तो रूह कांप जाएगी। जो वाइट कॉलर खास तौर से क्राइम करने वाले जो बड़े बाबू साहब लोग हैं, उनकी रूह कांप जाएगी सीवर में काम करते देख के, मैनहोल साफ करते देख के। तो उस काम में लगाया जाएगा। और जो एक तरीके से जस्ट रिकम्पेंस होगा या एक पोएटिक जस्टिस होगा, जो ये समाज में एक गंदगी फैला रहे हैं या उन्होंने जो गंदगी फैलाई है, वो गंदगी जो है वो शहरों की साफ़ करके उसका एक तरीके से पोएटिक जस्टिस होगा। दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तरंगणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राज तरंगणी में हम दुनिया जहान के तकरीबन हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है धार्मिक। धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो मैंने अपने प्रपोजल रखे जुडिशल रिफॉर्म के बारे में, कि कैसे जो हमारा कंट्री सफ़र कर रहा है और उन तमाम क्राइम और करप्शन की वजह से उनको कैसे एक छोटे से स्टेप से जो है वो उन्हें काबू में लाया जा सकता है। और जो करोड़ों लोग सफ़र कर रहे हैं, पूरा देश सफ़र कर रहा है, इकनॉमी सफ़र कर रही है, सोसाइटी सफ़र कर रही है, सोशल ट्रस्ट कम हो रहा है, लोगों के अंदर डर की भावना है, तो इन सब चीज़ों को कैसे, और उसकी वजह से पूरी नेशनल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स सफ़र करती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे जो है एक बहुत सिंपल जो है वो एक रिफॉर्म करके सुधारा जा सकता है। और ये हमने सब प्रपोजल आपके सामने रख के, आपके इसमें कमेंट भी आए, उस कमेंट्स को हम आगे और इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो जो पिछला प्रपोजल मैंने रखा था उसी से संबंधित कुछ नुक्ते और हैं जो हम इस छोटे से एपिसोड में और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है वो कंक्लूड करते हुए फ़िलहाल के लिए और कुछ इसके जो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आगे करते हैं हम लोग डिस्कस। दोस्तों, अभी जो है वो करीब 60 लाख नए क्रिमिनल केसेस इंडिया में हर साल जो है फाइल होते हैं। तो ये करीब जो है 7500 पर डिस्ट्रिक्ट, 800 डिस्ट्रिक्ट माने तो करीब 7500 पर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसका मतलब 20 केसेस पर डे पर डिस्ट्रिक्ट के करीब जो है ये बैठता है। तो अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 या 12 या 15 सीएससी फॉर्म करें, तो जिसमें कि एक उसका जो हेड होगा या एक सीनियर जूरिस्ट होगा, एक सीनियर एक रिटायर्ड जज होगा और दो, जैसा कि मैंने कहा, दो सीनियर वकील होंगे। तो अगर 10, 12 या 15 जो है वो फॉर्म करें, हम सीएससी फॉर्म करें, तो हर सीएससी के पास जो है कम से कम आधा दिन होगा एक केस को जो है वो ठीक से असेस करने के लिए। और चाहे तो वो एक दिन भी ले सकती है, पूरा दिन भी ले सकती है और ज़्यादा भी ले सकती है, लेकिन आधा दिन तो उस पर होगा ही होगा। और उसके मुकाबले आप ये सिचुएशन अभी जो है वो देखें कि एक जो है, और इसमें 3 लोग बैठे होंगे, 3 लोग जज करेंगे, 3 लोग अपने व्यूज़ लेंगे, 3 लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद 3 लोग अपना उसमें जो है वो अपना जो है व्यू या डिसीजन देंगे। और वो भी एक ऐसा डिसीजन नहीं होगा कि सब एक क्लियर कट आपने पा लिया। उसमें लेवल ग्रेड बनाए गए हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड एक्स है। और अभी जो जज है वो मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा वो में बेल डिसाइड करता है और आदमी को उठा के जेल में भेज देता है। और उसमें जो रिच आदमी है, जो रिसोर्सफुल है, वो तो फिर अपील करता है, हाई कोर्ट में 6 दफ़ा अपील कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट भी चला जाता है। गरीब आदमी के पास जो है वो ना इतना पैसा है, ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इतनी वो भाग दौड़ कर सकता है, उसके परिवार वाले भाग दौड़ कर सकते हैं। तो वो तो जज ने आधे घंटा सुना उसको, उसके वकील को, जो उसने एक गरीब सा वकील कर रखा है, कोई घटिया सा, जिसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकता है, उसको अंदर। उसके बाद वो बेचारा 6 साल जेल, 3 साल जेल, 4 साल जेल, 5 साल जेल, कोई सुनवाई नहीं है। तो उसके मुकाबले जो है ये सिचुएशन कहीं बेटर है कि 3 उसमें जज सुन रहे हैं, उसमें गवाह भी जो है जो अपनी गवाही देना चाहें, एक्यूज्ड की भी बात सुनी जा रही है, उसमें जो ब्लेम करने वाला जो विक्टिम है उसकी बात भी सुनी जा रही है।
और डेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो ये प्रिमा फेसाई या इंटरिम या प्रोविजनल गिल्ट डिसाइड करने के लिए ये सीएससी सिस्टम जो है वो सिंगल जज सिस्टम कम से कम बेल के मैटर में उससे ये कहीं बेटर है। और ऑफ कोर्स हमने देखा कि जो है वो इससे क्रिमिनल्स के ऊपर कितना बड़ा डिटरेंस होगा कि उन्हें मालूम है कि बेटा क्राइम करोगे तो जो है वो अगर 10 साल वाला क्राइम किया है तुमने तो 2.5 साल तो करीब करीब पक्का ही है कि तुम अंदर जाओगे, और हो सकता है कि 5 साल के लिए पक्का अंदर चले जाओ। तो ये कितना बड़ा डिटरेंस होगा ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें और एडिशनल पॉइंट ये हैं कि जैसे इनिशियल जो लीगल प्रोसेस है चार्जशीट के बाद, वो जो है वो तो सीएससी के पास आएगी। उससे पहले जो है वो बेल देना या सीएससी के डिसीजन के बाद जो ट्रायल वगैरह है वो रेगुलर कोर्ट में उसी तरीके से वो चलेगा। बस इतना यह है कि जो है वो सीएससी के पास आने से पहले, चार्जशीट फाइल होने से पहले जो अरेस्ट और बेल का सिस्टम है वो बहुत कम केसेस में ही, जो सीरियस केस हैं या जहाँ पर जो है वो एक्यूज के भाग जाने की गुंजाइश है, वो उन्हीं केसों में जो है वो अरेस्ट किया जाएगा और जो बेल वगैरह दी जाती है या डिनाई की जाती है वो होगा। बाकी केसेस में सीएससी पे आने से पहले जो है वो एक्यूज जो है वो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वो फ्री रहेगा। और जैसे कि होने लगा है और अभी होगा, सीएससी वगैरह की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो वीडियोग्राफ होंगी। और सीएससी जो है वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको जो है वो स्पेसिफिक लाइन पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकती है। और ग्रेड 2 गिल्ट पाए जाने पे जो है वो उनको ग्रेड 3 गिल्ट पाए जाने पर जो है वो पुलिस को कोर्सिव मेथड इस्तेमाल करने के लिए भी अलाउ कर सकती है। और इसके अलावा सीएससी जो है जितने भी उसके पास केस आएंगे, जितने भी इन्वेस्टिगेशन जो आएंगे, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है वो उस पर वो कमेंट करेगी। जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो आपको मालूम है कितना जो है वो ख़राब है, या कितना जो है उसमें कितनी हैंकी पैंकी होती है, ये कोई बात किसी से छुपी नहीं है। तो हर इन्वेस्टिगेशन पे वो जो है वो अपने उसको भी ग्रेड करेगी इन्वेस्टिगेशन को। और अगर इन्वेस्टिगेशन में जो है बहुत ज़्यादा लैकुना, बहुत ज़्यादा लैप्सेस और या जानबूझ के डेलिब्रेट जो है उसमें जो है वो गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, तो सीएससी जो है वो एक्शन लेने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग जो अथॉरिटी है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह सकती है। और वो एक्शन उसको पुलिस को लेना होगा। तो इससे जो है इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। वो प्रमोशन के लिए कह सकता है, डिमोशन के लिए कह सकता है, डिसमिसल के लिए कह सकता है, कुछ भी जो है वो प्रपोज सीएससी जो है वो कर सकती है या पॉइंट्स दे सकती है। वो पॉइंट्स जब एडअप हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग जो भी ऑफिसर वगैरह हैं उस पर जो है सूटेबल एक्शन जो है वो पुलिस अथॉरिटी को लेना होगा। अगर कोई जो है वो एक्यूज्ड है वो वॉलंटरीली क्राइम को कन्फेस कर लेता है तो उसका केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में रन करेगा, फिर वो सीएससी में नहीं करेगा। मान लिया हमें मालूम है कि मैंने क्राइम किया है और मुझे जो है मैंने जिसकी सज़ा 20 साल है और मुझे 10 साल के लिए तो मैं अंदर अब जाने ही वाला हूँ बेटा, तो मे बी कि मैं जो है वो क्राइम को कन्फेस कर लूँ पहले ही, इसी डर से। इससे क्राइम के कन्फेशंस बहुत बढ़ जाएंगे। क्राइम को कन्फेस कर लूँ और उसके बाद वो जो है वो फिर वो सीएससी के पास नहीं जाएगा और वो रेगुलर कोर्ट में जाएगा। और ये मेरा प्रपोजल है कि अगर कोई कन्फेस कर लेता है तो उसका जो है वो 1/3 पनिशमेंट उसका जो है वो वेव ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब अगर कन्फेशन के बाद भी अगर उसको, ऐसा नहीं है वो ट्रायल तो चलेगा, वो मान पड़ा दूसरे के बिहाफ पर कन्फेस की ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन अगर वो गिल्टी कन्फेस किया है और गिल्टी पाया जाता है बाकी एविडेंसेस के बेसिस पे या गवाहियों के बेसिस पे, तो उसका कन्फेस करने पे उसका 1/3 जो है वो उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट का जो उसका ड्यूरेशन है वो वेव ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा जो है अगर वो कोई विक्टिम है और अगर वो एग्रीड अपॉन कंपनसेशन उसको देने को तैयार हो जाता है, जिसका भी प्रोसीजर आगे एपिसोड्स में क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स हैं प्रोविजंस हैं, लेकिन मैं अपना जो व्यूज़ है वो दूंगा। कंपनसेशन को भी अगर वो देने को तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसका जो है 1/3 उसका जो है वो पनिशमेंट और उसका जो है वो कम हो जाएगा। सपोज किसी ने कोई क्राइम किया है किसी के अगेंस्ट
जिसमें कि से 15 साल की सज़ा है मान लिया, तो 15 साल में जो है वो कन्फेस करने पे उसका 5 साल ड्यूरेशन कम हो जाएगा वॉलंटरी कन्फेशन पे। और अगर विक्टिम जो है उसके, ये एक है या कई हैं विक्टिम है, और उनको जो है ड्यू कॉम्पनसेशन देने पर तैयार हो जाता है या विक्टिम की फैमिली को देने पर तैयार हो जाता है, तो जो है उसका 1/3 पनिशमेंट और कम हो जाएगा। तो कुल मिला के वो 5 साल का पनिशमेंट उसका वो रह जाएगा। ये मेरा प्रपोज़ल है। इसको मैं आगे और जब मौका आएगा और अपने एपिसोड्स में मैं उसको और एलाबोरेट करूँगा। एक मर्डर का हम देख रहे हैं कि क्या हाल चल रहा है इस टाइम, जो है वो रोज़ जो है वो ब्रीफ केस में क्या नाम जो है वो अटैचियों में भरी हुई लाशें मिलती हैं। आदमी प्रेमी के साथ मिलकर औरत का मर्डर कर रही है, प्रेमिका के साथ मिलकर आदमी औरत का मर्डर कर रहा है। मतलब बिल्कुल साली ऐसी बाढ़ आई हुई है कि देख के मन ख़राब हो जाता है। तो इस बाढ़ को रोकने के लिए जो एक प्लान्ड मर्डर है या कोई इनवॉलंटरी किलिंग भी है, अगर रॉबरी अटैम्प्ट या रेप के टाइम पे या किडनैपिंग के टाइम पे अगर जो है एक्सीडेंटल या इनवॉलंटरी किलिंग हो जाती है, तो उसमें कंपलसरी जो है वो डेथ पेनल्टी होगी, जो कि सिर्फ वॉलंटरी कन्फेशन से जो है वो डेथ पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है। तो ये जो है वो मर्डर्स की जो लोगों के अंदर एक डर ख़त्म हो गया है बिल्कुल। हम जब बचपन में थे तो सुनते थे कि मर्डर करोगे तो फांसी चढ़ जाओगे। अब ऐसा कोई कंसेप्ट लोगों के दिमाग से नहीं रहा है। तो अब जो है वो छुट्टा बिल्कुल सांड की तरह जो है वो मर्डर कर रहे हैं। बार में झगड़ा हुआ, गोली मार दी। रोड पे जो है वो मोटरसाइकिल कार से लड़ गई तो उसे उठा के गोली मार दी। ढाबे पे वो खाना देर से लाया वेटर, उसको गोली मार दी। ये जो हो रहा है, तो ये बिल्कुल ये वो वाले कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है कि वो जैसे गाना है राज कपूर की फिल्म का, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। तो वो फांसी चढ़ने वाली बात तो वो ख़त्म हो गई है। ये जब तक अगर ये चीज़ फिर से डर दोबारा नहीं बैठेगा तब तक जो है वो ये मर्डरों की जो स्प्री चल रही है, जो बिल्कुल बाढ़ आई, सुनामी आई हुई है, ये दूर नहीं होगी। तो प्लान्ड मर्डर या रॉबरी या रेप या किडनैपिंग या ऐसी चोरी वगैरह के टाइम पे जो एक्सीडेंटल या इन्वॉल्ट्री भी मर्डर अगर किलिंग है, तो उस पर कंपलसरी डेथ सेंटेंस होगा, जो सिर्फ वॉलंटरी कन्फेशन से जो है वो लाइफ सेंटेंस में बदला जा सकता है। इसके बाद जो पैटी और स्मॉल क्राइम है, जिनकी तो वो कोई ठिकाना ही नहीं है, कि चेन स्नैचिंग और मोबाइल छीन के भागना, झगड़े, उसमें लाठी डंडे चलना, स्मॉल आर्म्स, हर जगह कट्टा लेके घूमना, ब्लैक मार्केटिंग, दवाइयाँ नकली, तमाम मिलावट शिलावट, ये वो और जो दुनिया भर के हैं, ये जो है वो सारे केस जो है वो सीएसी के पास आएंगे और सीएसी उसको समरीली जो है वो डील करेगी। उसमें जो है क्या नाम, उसमें वो चाहे तो फिर वो कितना भी टाइम ले सकती है। सपोज़ 4 घंटे के बजाय वो 8 घंटे होल्डे ले सकती है, एक दिन और ले सकती है। वो रेगुलर कोर्ट के बजाय वो सीएसी में होंगे और उसकी जो है वो अपीलेट अथॉरिटी जो है 5 मेंबर की सीएसी होगी सिर्फ। और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में रेयर केस में जो है उसमें है कोई बहुत ही ऐसा नुक्ता है, तो वही हाई कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा। तो जो ये किसी ने एक चैन छीनी, अब वो गया कोर्ट में, कोर्ट सेम डे बेल दे देता है और वो मालूम पड़ा कि वो 150 बार चैन छीन चुका था। कोई किसी का आ रहा है कि वो 25 दफ़े जो है वो कोई और चोरियां कर चुका है, उस पर 20 चोरियों के आरोप हैं, 5 फलाने आरोप हैं, 10 डकैती के आरोप हैं, कुल मिला के 40 आरोप हैं। गए, कोर्ट भी क्या करेगा? कोर्ट को मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट उसकी सुनवाई के लिए है, जब तक कोई एविडेंस ऐसी आती नहीं। अच्छा, उसमें कुछ नया सुनने को नहीं है। तो अगर चेन स्नैचिंग की है और पुलिस ने पकड़ लिया है ना, तो उसमें ऐसा इन्वेस्टिगेशन या 6 साल या 10 साल ट्रायल करने के बाद ऐसी कौन सी नई चीज़ आ जाएगी जिसके लिए इतने दिन केस को खींचा जाए? अरे उसने चैन छीनी है और वो उसके 1 या 2 गवाह हैं, एक जिसकी छीनी है वो है, और पुलिस से एक आध कोई एविडेंस उस पास चेन मिल गई मान लिया, या उसके घर से चेन मिल गई, या जहाँ उसने बेची है उसने कह दिया कि जी हाँ जी इसने हमारे पास चेन बेची थी, उठा के उसको जो है वो सेम डे उसको जो है वो जेल भेजा जाए। इसमें क्या नई चीज़ें पुलिस जो है 10 साल में खोज लेगी या 6 साल में खोज लेगी, या कोर्ट उसमें से क्या कर लेगा? 10 साल उसका ट्रायल चल रहा है या कभी नहीं ट्रायल पे आ रहा है। तो उसको ऐसे केसेस जितने भी हैं
ये मैंने पेटी क्राइम्स नहीं कहूँगा, मैं जो बड़े क्राइम्स भी हैं उसमें 2 साल 4 साल, जिनमें आजकल 5 साल तक की सज़ा है, वो सारे समरीली जो है वो CAC डील करेगी। और उसकी अपीलेट अथॉरिटी जो है 5 मेंबर्स की CAC होगी, जिसमें सिर्फ रेयर केस में वो उसको हाई कोर्ट में जाने की परमिशन मिलेगी, नहीं तो जो है उसका सेम डे मामला ख़त्म, और वो 2 साल 3 साल 4 साल जो भी जेल जाना है या छूटना है, सपोज अगर वो गिल्टी नहीं है तो बेचारा क्यों सफ़र करता रहे, वो जो वकील करता रहे, कोर्ट के चक्कर काटता रहे। तो ये चीज़ें समरी डील होंगी CAC में। CAC के पास जो है वो जो चार्जशीट फाइल हो जाती है, उसके पास कंपल्सरीली 3 महीने के अंदर जो है चार्जशीट फाइल होने के बाद केस जो है सुनवाई के लिए आएगा। और जो है वो किसी भी केस में जो है वो उसके पास रिकोर्स नहीं होगा कि वो हाई कोर्ट से उसमें स्टे ले आए कि सब CAC में ना सुना जाए, या किसी भी वजह से स्टे, ट्रायल पर स्टे, ये स्टे वो स्टे। आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने सारे ग्राउंड्स हैं जिस पे कोर्ट फालतू स्टे, शट से स्टे दे देता है उठा के। तो कोई स्टे नहीं होगा, CAC के पास आएगा, चार्जशीट फाइल होने के 3 महीने के अंदर अंदर CAC उसको सुनेगी और उसको जो है अकॉर्डिंगली उसका जो है वो निस्तारण करेगी। और जो भी, ये मेरा प्रपोजल है कि जो भी पर्सन जो जेल जाएगा ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले, ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट हो जाए से पहले, अगर वो छूट जाता है ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट तो छूट ही जाएगा। जो भी जेल जाएगा वो अगर वो फिज़िकली फिट है तो उसको किसी भी हर हालत में मैनुअल वर्क करना होगा। और वो मैनुअल वर्क जो होगा वो जेल के अंदर जो पैसे देके और वो मैनुअल वर्क का काम हो जाता है। जो पैसे किसी को भी, को अगर मान लिया आपने कोर्ट हार्ड लेबर की सज़ा देता है तो उसको कौन सा हार्ड लेबर होता है, वो हम सब जानते हैं। वो हार्ड लेबर बेचारे गरीब गुरबे ही जो थोड़ा बहुत करते हैं वही करते हैं, कोई हार्ड लेबर नहीं होता। तो इस केस, हर केस जो है जो फिज़िकली फिट जो जेल गया है आदमी, वो उसको मैनुअल वर्क करना होगा। मैनुअल वर्क उसको करना होगा कहाँ? उसको करना होगा शहरों में, कस्बों में सीवर की सफाई, और उसको जो जितने भी सफाई के काम हैं वहाँ पर उसको लगाया जाएगा। और ख़ास तौर से मैन होल, सीवर, ये और जो सारी सफाई काम है उसमें लगाया जाएगा। चाहे वो कोई IAS पकड़ा गया हो, चाहे कोई जज पकड़ा गया हो, चाहे कोई और पकड़ा गया हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी और माफिया पकड़े गए हों, उनको जो है वो जाके वो नाले की सफाई के काम में लगाया जाएगा। ये एक तो बहुत बड़ा डिटरेंस होगा जो क्राइम करने वालों के लिए, जो चाहे वाइट कॉलर क्राइम करने वाले हों, IAS PCS और जज और ये सब जो हैं डॉक्टर इंजीनियर, और चाहे वो और क्रिमिनल केस वाले हों जो माफिया टाइप के, उनके लिए बहुत बड़ा डिटरेंस होगा कि जब लोग देखेंगे कि ये सब, ये सीवर की साले को सफाई में लगाया गया है इसको, और तो रूह कांप जाएगी। जो वाइट कॉलर ख़ास तौर से क्राइम करने वाले जो बड़े बाबू साहब लोग हैं, उनकी रूह कांप जाएगी सीवर में काम करते देख के, मैनहोल साफ़ करते देख के। तो उस काम में लगाया जाएगा। और जो एक तरीके से जस्ट रिकम्पेंस होगा या एक पोएटिक जस्टिस होगा, जो ये समाज में एक गंदगी फैला रहे हैं या उन्होंने जो गंदगी फैलाई है, वो गंदगी जो है वो शहरों की साफ़ करके उसका एक तरीके से पोएटिक जस्टिस होगा। जो सीरियस क्राइम करने वाले हैं वो ऑफ कोर्स उसमें रहेंगे, वीडियो में रहेंगे, उसमें साफ़ करेंगे। और जो जिनके भागने की गुंजाइश नहीं है, कम सीरियस क्राइम है, मर्डर वगैरह का चार्ज नहीं है, उनको जो है वो लगाया जाता है एंकल में रेडियो कॉलर, वो लगा के, और उनसे सिर्फ जो है वो ये सिर्फ सफाई का काम कराए जाएंगे। आप मुझे बताएं कि क्यों ना कराए जाएं। एक बेचारा एक मेहनत करता है, एक जमादार है, उसको नौकरी पे लिया जाता है, वो झाड़ू लगाता है, वो सीवर साफ़ करता है। सीवर साफ़ करने में कितने आप देखते हैं कि रोज़ मरते हैं। वो एक मेहनत का काम, एक जो है जिसने बेचारे ने कभी कोई क्राइम नहीं किया, वो तो मेहनत का काम वो करे, तो आप उसे अगर कहते हैं कि ये गंदा काम नहीं कराना चाहिए, वो तो ये काम करे। और ये साले चोर, उचक्के, डकैत, रेपिस्ट वगैरह और ये रिश्वती जो है, इनको ये काम, उनकी कल्पेबिलिटी साबित होने के बाद भी ना दिया जाए, ये कौन सा जो है, ये एलिटिज़म नहीं है तो क्या है? तो सबको जो है सफाई के काम में लगाया जाएगा। ये मेरा एक प्रपोजल। तो दोस्तों, हमने इस एपिसोड में जो है वो और जो एडिशनल पॉइंट्स थे कि कैसे अपराधियों के अंदर खौफ बैठाया जा सकता है, किन चीज़ों से जो है वास्तव में उनके डर बैठेगा, जिससे कि वो क्राइम करने से पहले 10 दफ़े सोचें और रिपीट क्राइम करने से पहले 100 दफ़े सोचें कम से कम। और किस तरीके से जो है जो
ख़ास तौर से जो वाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स हैं और जो कि करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए जिन्होंने पूरे कंट्री को जो है वो बिल्कुल एक कहें कि गरीबी और बैकवर्डनेस का जो है वो स्लश बना दिया है, उन लोगों के अंदर कैसे डर बैठे, ये सब हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि वो आगे कोई रिश्वत लेने से पहले, कोई स्कैम करने से पहले और कोई टेंडरबाजी में या इन सब चीज़ों में कोई भी गपड़ सपड़ करने से पहले वो कम से कम 100 दफ़े सोचें और आँखों से देखें कि इसके क्या अंजाम होते हैं। तो ये हमने रखे। अगले एपिसोड में हम जो है सारे अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, कुछ और आगे मुद्दे और फ़ायदे नुकसान जो हैं इससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स आपके इनवाइटेड हैं, जिसको कि हम आगे लगातार इनकॉर्पोरेट करते हुए और अपनी जो स्कीम है इसको और रिफ़ाइन करते हुए, इसमें सुधार लाते हुए, चेंज करते हुए और इस चीज़ को बार बार आवाम के सामने, लोगों के सामने और रखेंगे, जिससे कि ये चीज़ें अल्टीमेटली हुक्मरानों तक पहुँचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू।